हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं, यानी एमसीक्यूज, जिनमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि अभी तक एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स जल्द ही होने वाला है। और आपको पता ही है कि क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया जाता है, तो इन्हें जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल एवल्यूएटिंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रेंशन मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर ब्लैंक एरर्स, यानी विच एरर्स। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स का एवल्यूएटिंग कर रहा है जब वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रेंशन यानी कंटेंट को रीड कर रहे हैं। तो फिर जो मार्क्स हैं वो कहाँ पर डिडक्ट किए जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, कंटेंट, अगर कोई बच्चा कंटेंट को रीड कर रहा है तो मार्क्स किस एरर के लिए डिडक्ट किए जाएंगे, तो उसका आंसर होगा कंटेंट, यानी सी। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट वर्ड है ग्रामेटिकल, ग्रामर संबंधी या फिर स्पेलिंग, तो ये तो अगर बच्चा लिखता है यानी अगर राइटिंग कर रहा है तो होगा। अब एक इधर ऑप्शन है सिंटैक्टिकल। सिंटैक्टिकल क्या होता है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी रूल्स ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, जब हम वर्ड सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं तो वर्ड को किस क्रम में, मतलब जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो अरेंजमेंट होता है उसी को बताया जाता है सिंटैक्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while drafting a notice students may instructed to use language, यानी ड्राफ्टिंग ए नोटिस, कोई नोटिस लिख रहे हैं बच्चे, तो छात्रों को भाषा का उपयोग करने का जो निर्देश है वो किस तरीके से दिया जाएगा। इधर जो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वो कैसे दिया जाएगा, तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा डायरेक्ट। क्योंकि जब बच्चे आपके सामने कोई नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप उसे उन्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इधर जैसे कि ये डेस्क्रिप्टिव या एलेबोरेट, यानी आप उनको वर्णन करेंगे या कहें उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे या एलाबरेट करेंगे, तो उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेज देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी जब बच्चे शुरू में बोलना स्टार्ट करते हैं, यानी स्पीक इन सेंटेंसेस यानी वाक्यों में बोलते हैं, तो जो स्पीच है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल यानी बहुत सारी भाषाओं में बच्चा बोलता है, नहीं। फिर आता है बैबलिंग, यानी बलबलाना, वो बैबलिंग करता है। एक है टेलीग्राफिक, यानी सांकेतिक भाषा बोलता है। फिर है एक्सेप्शनली सॉफ्ट। एक्सेप्शनली सॉफ्ट होते हैं यानी बहुत ही फाइन या सॉफ्ट में। तो आपने देखा होगा जब बच्चा शुरू में बोलना शुरू करता है तो वो बलबलाता है, यानी तो इसका आंसर क्या होगा, बैबलिंग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्किल्ड रीडिंग इज, जैसा कि आपको पता है स्किल 4 टाइप के होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इधर पूछा है कि जो रीडिंग स्किल है वो क्या है, प्रोग्रेसिव, इमेजिनेटिव, डेलिब्रेट और कंस्ट्रक्टिव। तो आंसर होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव और इमेजिनेटिव, डेलिब्रेट, ये इसके रीडिंग स्किल के लिए सूटेबल नहीं बैठते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, टेक्स्ट एंड मीनिंग बोथ आर कंस्ट्रक्टेड बाय रीडिंग स्किल। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट और मीनिंग है दोनों को रीडिंग स्किल के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, यानी एक प्राइमरी टीचर है वो अपने रीडिंग को किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करता है, स्टोरीज, फोनिक टीचिंग, पिक्चर्स बुक, अल्फाबेट बुक्स ओनली। तो इसका आंसर होगा हमारा पिक्चर्स बुक्स, क्योंकि जो रीडिंग है, क्योंकि वो प्राइमरी लेवल का टीचर है, तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स को देख के बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव होते हैं। तो इसके लिए जो वो शुरू में जो अपनी रीडिंग को इंट्रोड्यूस करेगा तो वो पिक्चर्स के थ्रू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while teaching children to read
एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रेशन, यानी कि बच्चों को पढ़ना सिखाते समय किस पॉइंट पर टीचर फोकस करता है। यानी व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास सेकंड, वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो गाइस जब टीचर किसी चीज को सिखाएगा तो वो सबसे पहले किस पॉइंट पर फोकस करेगा, तो सिंपल सा हम इसको पता लगा सकते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी वो शुरू से ही सही शुरुआत करेगा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, इसमें है एन इंटोनेशन मे नॉट बी ब्लैंक टोन, कि एक जो इंटोनेशन है वो क्या नहीं हो सकती है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो इंटोनेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है राइजिंग और एक होता है फॉलिंग। अब जब जो हमारा टंग का पिच है वो हाई लेवल पर जाता है तो वो होता है राइजिंग, और वो थोड़ा जब लो लेवल पे आता है तो वो होता है फॉलिंग। लेकिन जब राइजिंग लेवल पर जाता है तो वो लाउड भी हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर होगा कि जो एक इंटोनेशन है क्या नहीं हो, उसमें कैसा टोन नहीं हो सकता, तो वो होगा हमारा स्लाइडिंग, यानी ए। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग या टीचिंग ग्रामर इन या थ्रो, यानी जो फंक्शनल ग्रामर है उसको जो यूज किया जाएगा वो किसके थ्रू यूज किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, आइसोलेशन और पैर्सिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट, यानी बी। अब जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रामर होता क्या है आखिरकार। तो फंक्शनल ग्रामर यूज टू डिस्क्राइब लैंग्वेज इन एक्चुअल यूज एंड सो फोकस ऑन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि अभी आपको पता चला कि जो फंक्शनल ग्रामर है उसमें जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है टेक्स्ट पर और उसके कॉन्टेक्स्ट पर। तो इसलिए यहाँ पर जब फंक्शनल ग्रामर का यूज किया जाएगा तो वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि इनमें से कौन सा एक रूप लिटरेचर का नहीं है। फर्स्ट है हमारा वन एक्ट प्ले, डिक्शनरी, मेमोयर, ट्रेवलॉग। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिक्शनरी, क्योंकि जो डिक्शनरी है वो एक बुक होती है, यानी कह सकते हैं ए बुक विच डील्स विद वर्ड्स, यानी एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग तरीके के। वन एक्ट प्ले यानी ड्रामा, मेमोरी यानी कह सकते हैं कोई संस्मरण, और ट्रेवलॉग यानी किसी यात्रा का वृतांत या यात्रा का जो वर्णन किया जाता है। तो ये सारे लिटरेचर के फॉर्म है, डिफरेंट क्या है, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर शुड टीच, यानी किसी लर्नर को जब टीचर लैंग्वेज सिखा रहा है तो उसे किस तरीके से सिखाना चाहिए। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन देकर, थ्रो इमिटेशन यानी नकल कराकर, इन आइसोलेशन यानी हर एक बच्चे को अलग अलग ले जाकर समझाकर, या फिर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर यानी एक एकीकृत तरीके से। तो इसमें जो बेस्ट होगा वो हमारा होगा बाय इंटीग्रेटेड मैनर, यानी डी अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि इंटीग्रेटेड मैनर के थ्रू जो बेस्ट स्किल्स को एनहेंस किया जा सकता है तो वो कौन सा है, तो वो है लिसनिंग, यानी लिसनिंग आर बेस्ट टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए टीचर आस्क द लर्नर्स टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक सेव वाटर and also ask them to note down their ideas before writing the article on save water. She is focusing on, यानी एक टीचर है जिसने बच्चों को एक टॉपिक दिया है सेव वाटर और वो बोल रही है कि आपको इस पर आर्टिकल लिखना है, लेकिन वो कह रही है कि आप आर्टिकल लिखने से पहले उनके दिमाग में जो बहुत सारे क्विकली आइडियाज आए हैं वो उनको नोट डाउन कर लें। तो सी इज फोकसिंग ऑन, वो किस चीज पर फोकस कराना चाह रही है। ए है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क उद्वेलन, बी है असेसमेंट यानी वो असेसमेंट कर रही है, सी चेकलिस्ट यानी चेकलिस्ट होती है जिसमें कि टिक करते चलते हैं हम, एक होता है ड्रिल अभ्यास करा रही है। तो चूंकि इधर में आया है क्विकली आइडियाज, यानी जो बच्चों को टॉपिक दिया है और फिर वो बोल रही है कि उन आइडियाज को नोट डाउन कर लो,
तो इसका मतलब वो क्या क्या करा रही है, तो इसका आंसर होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, आंसर ए। वो क्यों, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, यानी विचारों का कहो कि तूफान आता है, तो यहाँ पर वही है कि टॉपिक दिया है और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उनको नोट डाउन करा रही है, तो मतलब वो किस चीज पर फोकस कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 12-year-old child enjoys using puns. This enjoyment indicates that she has, यानी एक 12 साल की बच्ची है जो कि पंस का यूज करते हुए आनंद ले रही है, तो जो ये आनंद है वो किसकी ओर इंडिकेट करता है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, सीमेंटिक स्लैंटिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या फिर मेंटल ब्लॉक। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंटल ब्लॉक क्या होता है। मेंटल ब्लॉक यानी जब अनकंफर्टेबल या जो अनवांटेड बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में उथल पुथल करते हैं। फिर सेकंड है मतलब जो नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होता है, यानी निगमन तरीके से वो काम कर रही है। या फिर सीमेंटिंग स्लैंटिंग, यानी वर्ड्स को कनेक्ट कर पा रही है मगर स्लैंटिंग तरीके से। फिर आया मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी कि वो जो समान उच्चारण के शब्द हैं जिनका अर्थ डिफरेंट है, उन चीजों की वो जागरूकता, उन चीजों के लिए वो अवेयरनेस रखती है। तो यहाँ पर वो क्या यूज कर रही है, पंस। पंस क्या होते हैं, हिंदी में अगर आपने अलंकार पढ़े हो तो श्लेष अलंकार बोलते हैं हम इसे, पन यानी श्लेष। श्लेष में क्या होता है कि एक समान उच्चारण के शब्द होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनका मीनिंग होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर वो इसका एंजॉय कर पा रही है, तो यानी उसमें क्या मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है, तभी वो इन चीजों को समझ पा रही है, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the system of rules that governs how words can be meaningfully arranged to form phrases and sentences, यानी जो कुछ रूल्स हैं उनका सिस्टम है जो कि ये बताते हैं कि वाक्यांश यानी फ्रेजेस और सेंटेंस यानी वाक्य, उनको बनाने के लिए शब्दों को मीनिंगफुली तरीके से हम किस तरीके से अरेंज करें, जो अरेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है फोनिम, नेक्स्ट लैंग्वेज, सिंटैक्स, मॉर्फेम। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा सबको समझ लेते हैं कि फोनिम क्या होता है। तो फोनिम जो होता है वो कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, बोलने की सबसे छोटी इकाई होती है। और एक होता है मॉर्फिम, मॉर्फिम भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन ये कैसी यूनिट होती है, मीनिंगफुल, जो या कह सकते हैं कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच। फिर आता है हमारा लैंग्वेज यानी भाषा, कि हम भाषा कह सकते हैं उसे। फिर आता है हमारा सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है कि सेंटेंस का एक अरेंजमेंट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले बताया था आपको, यानी वाक्यों का विन्यास करना, वाक्यों को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो वही हमारा होता है सिंटैक्स। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि मीनिंगफुली वर्ड्स को कैसे अरेंज करें जो कि वाक्यांश और वाक्य में अच्छे से बन सके, तो इसका आंसर होगा सी, सिंटैक्स। नेक्स्ट है हमारा रिया, ए टीचर ऑफ क्लास सेकंड इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन हर इंस्ट्रक्शंस एंड द लर्नर्स आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू डू, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। यानी एक रिया है जो कि क्लास सेकंड की टीचर है, वो क्या कर रही है, वो अपने इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज आइटम्स को प्रेजेंट कर रही है और लर्नर्स बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि वो एग्जैक्टली कह रही है। तो यहाँ पर ये है कि वो किस चीज का प्रैक्टिस, किस चीज का अभ्यास करा रही है, यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड। तो कम्युनिकेटिव में तो क्या होता है, ज्यादा लैंग्वेज का यूज करना, मतलब आपस में बात करने पर ज्यादा एम्फेसाइज होता है। ऑडियोलिंगुअल में क्या होता है कि आप जो लैंग्वेज है उसको सुनते हो। डायरेक्ट मेथड में ये कि टीचर आपको डायरेक्ट बता तो रहा है लेकिन उधर इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी जब वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही है, यानी तो इसमें जो क्या है, फिजिकल रेस्पॉन्स पूरा होता है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसाइज ऑन, यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है वो किस चीज पर एम्फेसाइज करती है, तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, लैंग्वेज यूज, फॉर्म, राइटिंग, यानी लिखने पर या किसी चीज के फॉर्म या रूप पर, लैंग्वेज के यूज पर, या फिर कहें ग्रामेटिकल यानी रूल्स वगैरह पर। तो जैसा कि कम्युनिकेटिव यानी इसमें पता चल रहा है हमें कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में क्या होगा, हम बोलेंगे,
आपस में बातचीत करेंगे तो इसमें क्या होगा, लैंग्वेज का ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग है ये किस चीज पे एम्फेसाइज होगा, लैंग्वेज यूज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। यानी ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, किस चीज के लिए, कि एक प्राइमरी लेवल पर जो लर्नर्स को मदर टंग का यूज कराया जाता है, कब, वाइल टीचिंग, उसको सिखाते समय। तो इनमें से चारों सेंटेंस में से कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल environment. Second है, it develops self confidence in the child. It makes learning easy. It is helpful in the intellectual development of the child. तो देखो इधर हमारा क्या है कि लर्निंग में वो भी प्राइमरी लेवल पर मदर टंग का यूज करा रही है टीचर। तो इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली उसे नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि मदर टंग वो उससे बहुत अच्छे से वाकिफ है। फिर नेक्स्ट है कि इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चा क्या है मदर टंग को पहले से ही जानता है तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। इट मेक्स लर्निंग इजी, चूंकि बच्चा मदर टंग से काफी अच्छे से बात कर सकता है अपनी मदर टंग में, तो वो उसके लिए लर्निंग को क्या बनाएगा, इजी बनाएगा। फिर आता है इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो इससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मदर टंग अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इधर क्या है वो ऑलरेडी उसे जानता है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमत्ता जैसा कुछ भी विकास या कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो आंसर होगा डी, यानी इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, असेसमेंट इज, यानी आकलन क्या है, जजमेंटल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। यानी जजमेंटल निर्णयात्मक की भाई एक असेसमेंट करते हैं तो कुछ उसे हम निर्णयात्मक कह सकते हैं, या फिर कहें कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट क्या होता है कि कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ टास्क और एक्टिविटी देन इट्स आउटपुट। और प्रोसेस में क्या होता है कि सम असेसमेंट टेक्स आर डिजाइन टू हैव स्टूडेंट शो देयर अंडरस्टैंडिंग बाय अप्लाइंग देयर नॉलेज टू सिचुएशन। यानी प्रोसेस में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी नॉलेज को एक सिचुएशन पे समझ के अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोडक्ट में क्या होता है कि कंसर्न होता है उनकी परफॉर्मेंस पर, वो भी किसी स्पेशली एक्टिविटी या टास्क को लेकर। अब इधर आता है कि बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तो असेसमेंट में दोनों ही तरह का असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड भी होगा और प्रोडक्ट भी, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियोज, ओरल टेस्टिंग। तो इसमें जो जितने भी ये दिए हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियोज और ओरल टेस्टिंग, ये सब इसने पूछा है कि इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर ये सारे तो क्या है, फॉर्मेटिव, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो और ओरल। और जो टर्म एंड असेसमेंट है ये है हमारा समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर होगा ए, टर्म एंड असेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, एक समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ए टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू access their classmates during a debate competition in the class. This method of assessment is, यहाँ पर क्या है, जो टीचर है वो एक स्टूडेंट को अपने ही क्लासमेट का असेसमेंट करने के लिए कह रही है। कब, जब वो एक डिबेट कंपटीशन में है क्लास में। तो इस टाइप का, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट, इस तरीके का असेसमेंट क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट में क्या होता है कि हम किसी पूरे ग्रुप का असेसमेंट कर रहे हैं। सेल्फ में ये होता है कि हम स्वयं खुद का असेसमेंट कर रहे हैं। एक होता है पीयर असेसमेंट, और उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल की बच्चे को नहीं पता है और हम चुपचाप उसका असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब बच्चे को नहीं मालूम है और हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या होता है, जब किसी एक क्लासमेट के द्वारा किसी दूसरे क्लासमेट का असेसमेंट जो किया जाता है तो वो होता है पीयर असेसमेंट। तो इधर राइट आंसर होगा पीयर असेसमेंट, क्योंकि टीचर यहाँ पर भी एक क्लासमेट को दूसरे ही क्लासमेट का असेसमेंट करने के लिए कह रही है। नेक्स्ट है हमारा, रिमेडियल टीचिंग इज फॉर,
improving the image of school, the learner to learn better, the learner to learn better and the teacher to improve his or her teaching, the teacher to teach better. तो यहाँ पर ये है कि रिमेडियल यानी उपचारात्मक टीचिंग। तो उपचारात्मक जो टीचिंग है वो क्या है? तो एक तो हो गया कि इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ स्कूल, कि इसलिए किया जाता है रिमेडियल टीचिंग ताकि स्कूल की इमेज को इम्प्रूव किया जा सके। द लर्नर टू लर्न बेटर, कि जो सीखने वाला है या कहें जो शिक्षार्थी है उसका जो लर्न है वो और बेटर हो, या फिर द लर्नर टू लर्न बेटर, कि जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी है वो तो अच्छे से सीखे ही, और साथ में टीचर टू इम्प्रूव हिज या हर टीचिंग, जो टीचर है उसकी भी टीचिंग में क्या हो, इम्प्रूव हो, या फिर टीचर टू टीच बेटर, कि टीचर बहुत अच्छे से सिखा सके। तो इसमें होगा सी, यानी कह सकते हैं कि द लर्नर टू लर्न बेटर, जो शिक्षार्थी है वो भी अच्छे से सीखेगा, और चूंकि उससे टीचर को पता चलता है कि विद्यार्थी में कहाँ कमी रह गई और उसने उसका किस तरीके से उपचार किया, तो वो आगे जाके अपनी टीचिंग में और इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये बोथ होगा, यानी सी। ए टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज एंड पर्पज कुड बी, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें विद्यार्थी राइटर के मैसेज को और पर्पज को समझ सके, एनालाइज कर सके, तो उस टेक्स्ट को क्या कहेंगे? एन एनसाइक्लोपीडिया एक्सट्रैक्ट, ए न्यूज़पेपर हेडलाइन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल ए डिवाइस, ए पोएम। तो इधर एनसाइक्लोपीडिया वो होती है जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज भरी होती है। ए न्यूज़पेपर हेडलाइन, यानी एक न्यूज़पेपर का एक अच्छा खासा हेडलाइन। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल ए डिवाइस, यानी इंस्ट्रक्शंस का सेट जिसके थ्रू एक डिवाइस असेंबल हो, या फिर एक पोएम, एक कविता। तो यहाँ पर देखो कि क्या आया है कि राइटर के मैसेज और पर्पज को समझ सके, एनालाइज कर सके, तो ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? पोइम में। यानी आंसर क्या होगा हमारा? डी, ए पोइम। क्योंकि पोइम में क्या होता है? मैसेज, क्योंकि राइटर कुछ भी लिखता है तो उसके पीछे एक मैसेज जरूर होता है हर कविता में, तो आंसर होगा हमारा पोइम। तो गाइज ये थी आज की हमारी एमसीक्यूज। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।